अगर बर्बाद होगा तो इस देश का ओबीसी होगा, इस देश का अति पिछड़ा होगा। हमारी एक ही मांग है, पिछली तानाशाही सरकार से भी थी, इस तानाशाही सरकार से भी है कि जातिगत जनगणना कराएं। आपके पास कितने हथियार हैं, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितनी शिक्षा है, आपके पास कितने रोजगार हैं, इस देश की कॉमन लैंड पर कितना कब्जा आपने किया हुआ है। आज भी 70% है इस देश की टॉपर यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारा जो युवा छात्र जाना चाहिए, नो सुटेबल करके ये चुटियाधारी, जनेऊधारी, तिलकधारी, आप ये धर्म का धंधा छोड़ करके हक अधिकार की बात करें। ओबीसी के लोग तो दलित मानने को तैयार नहीं है, इनको पूछ के देख लो, फैक्ट फाइंडिंग कर लो, इतने लोग हैं, इनको पूछ लो कि आप हो क्या, लेकिन अपने आप को चुटियाधारी, जनेऊधारी अपने आप को बड़े मान रहे हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओबीसी महासभा के प्रवक्ता हैं। पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया है और मैं ओबीसी महासभा का प्रवक्ता हूँ। सर, देखा जाए जिस तरह से देश भर में जो ओबीसी समाज के लोग हैं जाति जनगणना को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप मंच से बोल रहे हैं, आरएसएस इस समय देश में बहुत ज़्यादा नाम और चर्चित विषय बन चुका है। जी हाँ, उसी आरएसएस की बात हो रही है जिस पर सरदार पटेल ने बैन लगा रखा था। सर, देखा जाए इस देश में तो सर्वप्रथम जाति जनगणना छत्रपति साहू जी महाराज कराए थे। क्या इस दौर में जाति जनगणना इतना जरूरी क्यों हो गया? देखिए, बिना भागीदारी के, बिना लोगों के भागीदारी के, सबसे पहले देश बनता किससे? देश में अगर लोग ही नहीं होंगे तो फिर वो देश किस मतलब का है? जिस देश में लोग हैं, उन लोगों से देश बनता है। उन लोगों से जो व्यवस्थाएं निर्मित होती हैं, वो व्यवस्थाओं से देश चलता है। और उन व्यवस्थाओं में अगर उन लोगों का प्रतिनिधित्व ना हो तो फिर हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? एक तरफ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की बात इस देश में कही जा रही है, एक तरफ इस देश को विश्वगुरु बनाने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ इस देश के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, संसाधनों से जो है उन्हें वंचित किया जा रहा है, उन्हें उनकी भागीदारी से वंचित किया जा रहा है। तो किस तरीके से इस देश को विश्वगुरु बनाया जा सकता है? किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुँचाया जा सकता है? ये समझ से परे है। जब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, इस देश के अंतिम तबके के व्यक्ति, अंतिम तबके पर खड़ा हुआ, अंतिम लाइन में खड़ा हुए व्यक्ति की जो है गिनती जब तक नहीं हो जाएगी, उसके बारे में जब तक पता नहीं चल जाएगा, उसका एनालाइज सरकार के पास नहीं आ जाएगा, जब तक कैसे आप ये बात कर सकते हैं? सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं से रटी रटाई बातें निकल कर आ रही हैं। आपने भागीदारी की बात की तो 27% ओबीसी का भागीदारी तय किया गया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का भी भागीदारी तय किया गया है। लेकिन आज सिस्टम में जो भागीदारी मिली है वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाया है, इस पर बात किया जाए। देखिए, इम्प्लीमेंट ये देश का दुर्भाग्य है कि एक तरफ संविधान के 75 साल हैं और उन 75 सालों में जैसे जैसे संविधान ने अपना काम किया, देश के दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, तमाम माइनॉरिटी को जो अधिकार दिलाने के काम किए और वो जो अधिकार उन्हें मिले, भागीदारी मिली, SC ST को भागीदारी मिली, ओबीसी को कुछ मात्रा में भागीदारी मिली, लेकिन जो उच्च पद हैं आज भी हम देखते हैं और तमाम सारे जो हैं तमाम सारी जगह हम देखते हैं, तमाम सारे रिसर्च में देखते हैं कि आज भी जो है चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो सेक्रेटरीट स्तर के पद हो, चाहे वो जो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पद हो, तमाम सारी व्यवस्थाओं में आज भी जो है वो नील है भागीदारी, चाहे वो ओबीसी की हो, चाहे वो SC की हो, चाहे ST की हो। तो इन 75 सालों में भागीदारी आप देखिए, इस संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में किस तरीके से देश की सरकारों ने इस संविधान के खिलाफ काम किया कि 75 सालों में 100% भागीदारी जो सुनिश्चित होना चाहिए थी, कम से कम 75 सालों में 75% तो भागीदारी सुनिश्चित होती, वो 1-2% पर ही है, 4-5% पर ही है। तो इसका भी एनालिसिस जो है देश के तमाम एक्टिविस्टों को, तमाम लोगों को ये करना चाहिए कि आखिर कहाँ कमी रही कि 75 सालों में 75% भी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई, वो 1-2% तक, 2-3% तक वो रह गई। इसका मतलब इस देश में आरएसएस और उनका जो तंत्र है वो काफ़ी एक्टिव है, इंस्टीट्यूशनल तौर पर वो काफ़ी जो है, एकेडमिक तौर पर वो काफ़ी जो है मजबूत है। उसके खिलाफ जो है वो 100 साल का जो उनका इतिहास है, उस 100 साल के इतिहास के खिलाफ इन 75 सालों को स्थापित करने के लिए लड़ना है। मैं आपको इंडिक्ट करूंगा, जिस तरह से आप आरएसएस और मनुवाद पे लगातार आरोप लगाते हैं, आरोप और प्रत्यारोप का जो सफ़र है वो देश में चल रहा है, संविधान पे खतरा भी बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से ओबीसी का, SC ST के जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, सड़कों पे मोर्चा खोल रखे हैं, ओबीसी समाज सड़कों पे मोर्चा खोल रखा है, जो जाति जनगणना
जनगणना की आप लोग बात कर रहे हैं, जाति जनगणना से डायरेक्ट न इनडायरेक्ट तरीके से राजनेताओं को फ़ायदा होगा। जो बात है कि आम जनता का कैसे फ़ायदा हो, आज देखेंगे संसद भवन में तो सबसे ज़्यादा SC ST OBC समाज के सांसद हैं। तो आप बताइए कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पद खाली हैं उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आपके द्वारा ये प्रश्न किया गया कि सबसे ज़्यादा SC ST OBC के सांसद हैं, कम से कम सांसद तो हैं, लेकिन जो दूसरे विभाग हैं, कम से कम दूसरे जो विभाग हैं वहाँ भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, उसके लिए लड़ाई इस देश का बड़े स्तर पर हर व्यक्ति, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, प्रत्येक बहुजन वर्ग का व्यक्ति अब लड़ने के लिए जो है लड़ रहा है। और इस देश में अच्छी बात ये है कि इन 75 सालों में भागीदारी जो है भले ही हमें कम मिली, लेकिन वो लोग लड़ने वाले मिले कि अब वो पूरी भागीदारी के लिए लड़ रहे हैं। पहले की तुलना में और आज की तुलना में अब लड़ने वाले लोग दुगने तिगने हैं और उनसे भी अधिक मात्रा में है। देश के हर एक कोने में आज अगर लड़ाई है तो सिर्फ जातिगत जनगणना की लड़ाई है, भागीदारी की लड़ाई है, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। इस देश की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है वो SC ST OBC का तबका है, जो भारी मात्रा में निकल कर आया है। चलिए, तो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पे OBC महासभा के जो लोग हैं, OBC के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, आप पोस्टर में देख सकते हैं। जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, साहू फूले अम्बेडकर, पेरियार, कबीरदास और संत गाडगे और तमाम बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन सवाल है कि देश में जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर मांगे तो तेज हुई हैं, लेकिन जो OBC समाज से, SC ST समाज से जो सांसद विधायक चुन कर जाते हैं वो क्या अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं? मैं कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं सर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश में आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे आरक्षण इम्प्लीमेंट किया जाए। आखिर आप लोग जो ये मांग कर रहे हैं कि 27% को वहाँ OBC को कितना आरक्षण मिलता है? 14%। मात्र 14%? मात्र 14 मिल रहा, 14 ज़्यादा कहाँ रहा है? 14% और लेकिन अगर जाति जनगणना भी उसमें शामिल हुआ है तो जाति जनगणना अगर होती है तो वहाँ पे जो 14% हो, 27% हो, उसे कैसे इम्प्लीमेंट आप लोग कराएंगे? ये तो जागी तो मांग कर ही रहे हैं, ये 27% आरक्षण करो या जाति जनगणना करी है। जाति जनगणना हुए ता सोचे मतलब सिर्फ संख्या को पता लगे जी। जागी के बारे में आए हम मध्य प्रदेश से, चले गए कि जी भाई जंतर मंत्र पे सुनवाई हो। कहाँ से आए सर आप? चंबल मुरैना से। मध्य प्रदेश मुरैना से जी। क्या कहेंगे आप लोग की मुख्य मांगे क्या? मांगे क्या? हमारी जनगणना की जाए नंबर 1 तो, और नंबर 1 जो हमारा अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, वो तो कम से कम मिले हमारा। जाति जनगणना से आपका कैसे विकास होगा? विकास क्यों नहीं होगा? पता लगेगा हम कितने हैं, क्या है, हमारी हिस्सेदारी मिलेगी, उससे हिस्सेदारी मिलेगी हमारी, उससे हम कितने हैं और कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ है हमारे भाई परिवार कहाँ हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो 27% आप लोग को जानकारी में है कि आरक्षण, आप लोग को जो 14% जो आरक्षण है मध्य प्रदेश में, क्या वो हर जगह पे इम्प्लीमेंट है? कॉलेज यूनिवर्सिटी में 14% नहीं है, कहीं नहीं है, सब जगह नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं एक जगह मिल रहा है। 14% आरक्षण भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। वो भी नहीं मिल रहा है, उसमें भी खा जाते हैं बड़े लोग, वो भी नहीं आ पाता हमारे लोगों के लिए। OBC के बड़े लोग खाते हैं कि अन्य जाति? नहीं है, अन्य जातियाँ खाती हैं, जो सीट पे बैठे हैं, गद्दी पे बैठे हैं। कौन लोग हैं वो? अन्य जाति के हैं वो। किस जात से, किस कैटेगरी से आते हैं वो? सामान्य से आते हैं, सामान्य में। सामान्य जात से? हाँ, सामान्य जाति में आते हैं। उनको भी तो 10% आरक्षण मिला है जनरल कैटेगरी में। सर जी 10 ही तो मिला है उनको, हमारा तो 85 मिला हुआ है। जैसे कि हम लोग उसमें OBC में कितनी जाति आते हैं, पहले ये बात देखना, ठीक है जी। और जाति आती है। आप जो कह रहे हैं ना, उससे आपको जनगणना से क्या मिलेगा, हमको ये बताइए। अभी आप यहाँ पे ओनली एक बंदे हो, आप एक न्यूज ले रहे हो, उसके अलावा यहाँ पे अगर 10 लोग आ जाएंगे और आप एक हो, तो हम यहाँ 10 लोग हैं, तो आपकी एक में गिनती होगी कि 10 में होगी? अगर 10 लोग होंगे तो 10 में गिनती होगी, एक होगे तो एक की गिनती होगी। तो सबसे ज़्यादा जाति जनगणना से हमको ये पता लग जाएगा पहले हम लोग कितने हैं, उसी हिसाब से हमको वहाँ पे जो आप बता रहे हैं ना 14% नहीं, हमको 27% हमारे OBC समाज को दिया जाए। अब OBC समाज में हमारी जाति कितनी है?
ये भी तो देखना चाहिए। जातियाँ उसमें दुनिया भर का बहुत सारा डाल दिया है। अब जाति के हिसाब से जो जनगणना मिलेगी उस हिसाब से पता लगेगा। अरे आप हमारे से यहाँ वोट लेने के लिए आते हो, कभी उसके बाद में आप उधर जाते हो? नहीं देखा होगा कभी किसी को। तो हम सबसे पहले वो भी देखते हैं कि हमको कौन क्या कर रहा है। मगर हमारी सबसे मेन लड़ाई है जाति जनगणना। हम पहले इस मुद्दे को उठाएंगे, उसके बाद कुछ आगे बढ़ कार्रवाई। देश में आज वन नेशन और वन इलेक्शन की बात हो रही है, कैबिनेट में पास भी हो चुका है, आप उसको कैसे देखते हैं? सर उसके बारे में अभी तो मेरे को जानकारी नहीं है। आप क्या जानते हैं? नहीं सर, मैंने देखा तो है सर, मैंने वो हो चुका है पास। तो एक ही देश है। क्या ये जो पॉलिसी है कि पूरे देश भर में एक बार चुनाव हो, ये सही है कि गलत है? सर पता है सर इसके बारे में, कल देखा पास तो हो चुका है वो सांसद में। कैसे क्या कहेंगे सर, जिस तरह से वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाएगा देश भर में, कैबिनेट में पास हो गया है, कैसे उसको देखते हैं आप? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। ये जो बीजेपी के लोग हैं, उस मानसिकता के लोग हैं, ये यही चाहते हैं इस देश के अंदर किसी न किसी तरीके से हम सत्ता में बने रहें। इनका कोई मकसद नहीं है। ये जितने जो फेस चेहरे ओबीसी महासभा के नाम से आए हैं, इनको इस बात को समझ लेना चाहिए। अगर ये दोगलापन बन के रहेंगे, दोहरे चरित्र से काम करेंगे, तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, अगर बर्बाद होगा तो इस देश का ओबीसी होगा, इस देश का अति पिछड़ा होगा। क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनको सबको अपने हक अधिकार मिले हुए हैं। आज कमाल के वन इलेक्शन वन नेशन क्या है ये? इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, आप कह रहे हैं कि ओबीसी बर्बाद होगा। मुद्दे सुनिए, पहली बात तो आप ये बात मत कहें, इस देश का प्रधानमंत्री दामोदर नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है। हम आज से नहीं है, बहुत 90 से कहने लग रहे हैं। आप उसको कैसे ओबीसी कह सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कह रहे हैं उनके शब्दों का तो चयन कीजिए। होता तो ये देख ले, बरोला जैसे मुंह वाले आए हुए हैं, इनकी हालात पूछ के देख ले, ये सारे कहाँ जाने वाले लोग हैं। अगर वो ओबीसी होता इनको हक देता। सबका साथ सबका विकास हो चाहते हैं। कितने मंत्री हैं केंद्र में, कितने एमपी हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, इनकी हालात बद से बदतर हो रही है। ये तो सिर्फ जुमले फेंकने वाली पार्टी है। ओबीसी की तरफ कोई ध्यान इनका आज तक भी नहीं रहा। जाति का जनगणना कराइए, क्या है ये? हमारी एक ही मांग है, पिछली तानाशाही सरकार से भी थी, इस तानाशाही सरकार से भी है कि जाति का जनगणना कराएं। आपके पास कितने हथियार हैं, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितनी शिक्षा है, आपके पास कितने रोजगार हैं, इस देश की कॉमन लैंड पर कितना कब्जा आपने किया हुआ है, उजागर हो जाए। आप हमको भ्रमित कर रहे हैं, आप भोली भाली जनता जैसे उनको भ्रमित कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होता। 1931 के जनगणना के अनुसार इस देश में जब आरक्षण इम्प्लीमेंट हुआ, जो 27% ओबीसी को आरक्षण मिला, अभी वो धरातल पे तो लागू ही नहीं करा पा रहे हैं आप लोग। हम यही कह रहे हैं कि आप जुम्मा 2 दिन आए हो। पिछली सरकार ने भी 2011 में जाति का जनगणना कराई। अगर वो दूध की दुलियों तो सार्वजनिक कर देती। आपने कहा कि भाई बैकलॉग नहीं भरा गया हमारा, हम भरवा नहीं पाए। ये हमारी जो नाकामी रही है, उसी के लिए हम धरने पर बैठे हुए हैं। आज भी 70% है इस देश की टॉपर यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारा जो युवा छात्र जाना चाहिए, नो सुटेबल करके ये चुटियाधारी जनेऊ तिलकधारी, अगर वो ओबीसी में भी है तो वो भी हमारे हत्यारे हैं। इनको पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, नालायकों और निकम्मो, आप ये धर्म का धंधा छोड़ करके हक अधिकार की बात करें, लेकिन हमारे को दूसरे का डर नहीं है। ये हमारे हत्यारे हमारे बीच में बैठते हैं। आप जिनको कह रहे हो टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड, आप लोग आरक्षण से हैं, दलाल है वो। ओबीसी के नाम पे यहाँ बैठेंगे और उधर जाकर के बीजेपी आरएसएस और जाकर के उनके पैर पकड़ेंगे। हम देखते नहीं है, ओबीसी के नाम पे इतना जो है ना गौरव धंधा चला रखा कुछ लोगों ने, दिखता है। निष्पक्ष तरीके से यूनिवर्सिटियों के अंदर अगर छात्रों की कॉलेजों में अगर एडमिशन हो जाए, 3 साल नहीं में 5 साल के अंदर देश का कार्यकलाप हो जाएगा। 70%
2% बच्चा नो स्टेबल, तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ नेतागिरी बढ़िया सूट बूट टाई साई लगा कर ऐसे, अरे भाई क्या किया आज तक है? अरे आपको मिला ना शिक्षा में, मिला ना नौकरी में, आप जवाब तो दे दो। अरे ज़्यादा ना मिला कम मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ इस देश के अंदर वीपी सिंह का। अगर वीपी सिंह नहीं आता तो शायद आज हमारी दलितों से भी बदतर हालत होती है। दलित हम हैं, ओबीसी के लोग तो दलित मानने को तैयार नहीं है। इनको पूछ के देख लो, फैक्ट फाइंडिंग कर लो, इतने लोग हैं, इनको पूछ लो कि आप हो क्या। ये सारे दलित हैं लेकिन अपने आप को चूटियाधारी जनेऊधारी अपने आप को बड़े मान रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा जिस तरह से ओबीसी के जो लोग हैं सड़कों पे आंदोलन छेड़ रखा है कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना होगा तो पता लगेगा कि किस जाति से, किस समुदाय से कितने लोगों की संख्या है, उसके आधार पर इस देश में भागीदारी तय की जाएगी। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।